हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक अपॉर्चुनिटी के बारे में। एज यूजुअल जैसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात होती है, बट आज के वीडियो में बात करने वाले एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में। तो आपको मज़ा भी काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है और आपको सीखने को भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और अपॉर्चुनिटी है तो ऑब्वियसली आपको खुद पता है कि और क्या क्या मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर देना यार, पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही यार बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर से सेट कर देना। और काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को भी जा करके देख सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पे आप वीडियोस पे जाओगे तो ये देख सकते हो। इन सब वीडियोस को जा करके वॉच करो, मज़ा आएगा आपको। स्टार्ट करते हैं। सिरका पेंट्स इंडिया के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है। इसीलिए मैं पहले ही बता दूं, रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है। और मैं हमेशा कहता हूँ जैसे जैसे मार्केट कैप बड़ा होते जाता है रिस्क उतना कम होते जाता है, जैसे जैसे मार्केट कैप छोटा होते जाता है रिस्क उतना ही बढ़ते जाता है। और ऑब्वियसली जितना रिस्क होगा उतना ही रिवॉर्ड होगा। कम रिस्क पे आपको कम रिवॉर्ड मिलेगा, ज़्यादा रिस्क पे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। एंड दूसरी बात कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का ये वीडियो होने वाला है। कोई भी टिप कॉल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। अगर बात करें पी रेशियो तो आप देख सकते हो एकदम सही पी है, मेरे हिसाब से 42 के आसपास का पी है। अगर इंडस्ट्री पी के बारे में बात करें तो 37 के आसपास का इंडस्ट्री पी है। तो कंपनी ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, अगर बात करें इसका बिजनेस के बारे में, कंपनी क्या करती है, तो कंपनी थोड़ा लग्जरी एरिया में काम करती है, आप कह सकते हो लग्जरी सेक्टर में काम करती है। कंपनी जो है मेनली पेंट कंपनी है, नाम से आपको पता चल ही रहा होगा। कैसे कैसे पेंट बनाती है, जैसे वॉल कोटिंग्स, मेटल कोटिंग्स, ग्लास कोटिंग्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ लग्जरी इटालियन वुड कोटिंग हो गए, हाई एंड वॉल पेंट्स हो गए जो कि महंगे महंगे आते हैं, हाई एंड डेकोरेटिव पेंट्स हो गए, सॉलिड कलर फिनिशेस, टेक्सचर कोटिंग्स। और मतलब आप ये समझ लो कि कंपनी जो है एक आप कह सकते हो लग्जरी लेवल वाले सेगमेंट पे काम करती है। और कंपनी का एक आप कह सकते हो नॉर्मल सेगमेंट है जिसमें कंपनी जो है नॉर्मल इजी टू अफोर्डेबल चीज़ें बेचती है। एंड एक में कंपनी प्रीमियम चीज़ें बेचती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का कुछ इस तरह का बिजनेस है। क्लाइंट्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, कौन कौन से इसके क्लाइंट्स हैं, कंपनी क्या कैसे बनाती है, क्या प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। एंड बाकी ये चीज़ें हैं, आप इन सबको चाहो तो रीड कर सकते हो। बाकी मैं भी रीड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ वन लाइनर अगर बात करें तो कंपनी यही काम करती है। दो दो जगह पे मेनली कंपनी काम करती है, प्रीमियम सेगमेंट पे एंड इसके साथ कंपनी का एक अफोर्डेबल सेगमेंट भी है। और दोनों में वो वुड कोटिंग्स, वाल कोटिंग्स, टेक्सचर, मेटल कोटिंग्स, ग्लास कोटिंग्स, ये सब कंपनी बेचती है, पेंट्स खासकर। और अगर चलते हैं इसके फंडामेंटल में, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंसोलिडेटेड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कंसोलिडेटेड ओपन कर लिया है। हमारे पास ज़्यादा डेटा तो नहीं है, 4-5 साल का डेटा है। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे 25% का सेल्स ग्रोथ है, टीटीएम में 22% है, मतलब 22-25% का सेल्स ग्रोथ आ जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 23% का 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है, टीटीएम का 27% है। मतलब सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 25% के आसपास दोनों ही है। अगर ईपीएस ग्रोथ के बारे में बात करें तो ईपीएस ग्रोथ भी अच्छा है, डिसेंट है। पहले 4.5 था, फिर 3 हुआ, 5, 8, अराउंड 9 के आसपास पहुंच रहा है, 8.5, 9। तो ठीक है, ईपीएस ग्रोथ भी कंपनी पे है। अगर आरओई के बारे में बात करें तो आरओई 3 साल का 14% था, लेकिन अब ये लास्ट ईयर इंक्रीज होकर के 19% हो चुका है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आरओई इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीज होगा, जो आपको इंक्रीज होता हुआ दिख भी रहा है। एंड ये आगे चल करके सेल्स ग्रोथ में भी इफेक्ट करेगा। तो आपको जो घटता हुआ दिख रहा है वो आगे चल करके बदलेगा, चेंज होगा, अगर आरओई इंक्रीज होता रहा तो, या फिर अगर आरओई डिक्रीज ना हुआ तो। मतलब 19, 20, 21 इज डिसेंट। बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। रिजर्व्स 283 करोड़ के 238 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग्स जीरो, बिल्कुल नो बोरिंग्स कंपनी है। तो जीरो डेट कंपनी, जिनको अच्छा लगता है उनके लिए अच्छी बात है। सीडब्ल्यूआईपी कंपनी थोड़ा मोड़ा करती है। इन्वेस्टर्स के बारे में अगर आगे बात करें तो प्रोमोटर्स आप देख सकते हो 67.5% प्रोमोटर्स हैं। और अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग है 67% का। डी आई जो है 6% के आसपास है। जनरली इतने छोटे कंपनीज में एफ आई डी आईज एंटर नहीं करते हैं। एफ आई है, डी आईज अगर मैंने गलती से कह दिया तो। एफ आई आईज यहाँ पे लगभग 6% है। डी आई आईज जो है यहाँ पे थे डी आई आईज, बट यहाँ पे अब जीरो हो चुके हैं। अब डी आई आईज जो है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ये जो है यहाँ पे जाकर के ऐड हो चुका है।
तो ऐसा नहीं है कि डीआईज ने एग्जिट कर दिया है। जो डीआईज यहाँ पे थे पहले, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप नाम देखो, एक नाम क्या है, ये पीजीआईएम इंडिया ट्रस्टी करके है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कुछ हद तक शिफ्ट हो चुके हैं दूसरे नाम पे, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एच आप देख सकते हो, यहाँ पे एच का नाम है एंड उनका होल्डिंग यहाँ पे कितना क्या है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2.97% है, 2.72 मतलब 3% पकड़ लो, 6-7। अगर मैं 26 में से 7 माइनस कर दूँ, अप्रॉक्सीमेटली 6 ही माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 20% जो है रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है वो 20% है, जो कि कम है। मैं हमेशा कहता हूँ जितना कम रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग उतनी अच्छी बात। एंड साथ में प्रोमोटर्स के पास 67% का होल्डिंग है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जनरली आप देखोगे तो प्रोमोटर्स के पास कम होल्डिंग होता है, कुछ होल्डिंग्स जो है डीआईज के पास होता है, ये वो चीज़ नहीं है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट है, पूरा फंडामेंटल मैंने बात कर लिया है। अब चलते हैं सीधा टेक्निकल्स पे, अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक अच्छा सपोर्ट भी क्रिएट हो रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपको पता है मार्केट में फॉल आया, वॉलेटिलिटी आई और यहाँ पे भी फॉल आ गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 200 डेज के मूविंग एवरेज से, यहाँ पे जो ये ब्लैक लाइन है ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज से यहाँ पे से सपोर्ट मिला एंड यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हुई है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी बाइंग हुई है। और देखो मेन तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट था, बहुत अच्छा सपोर्ट था ये, बट यहाँ तक इसे आने नहीं दिया गया और इसको यहीं से ही बाइंग करा गया। 200 डेज के मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट बना करके बायर्स कुछ इस जगह पे ही मौजूद थे। और अगर आप देखोगे रेड कैंडल में भी बाइंग हुई थी, मतलब इस दिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे बाइंग हुई थी, बट यहाँ पे उतनी ज़्यादा बाइंग नहीं हुई थी। अगले दिन जैसे ही यहाँ पे मार्केट खुला और सेलिंग भी हुई थी, बट यहाँ पे बायर्स ने पूरा सेलर को कवर किया और पूरे सेलर्स को कवर करने के बाद मार्केट को और ऊपर लेके गए। और अगले दिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी जो है ग्रीन में ही क्लोजिंग मिली है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही मौजूद है, मतलब यहाँ पे जो है अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखोगे, जूम करता हूँ थोड़ा और, तो आप देखो यहाँ पे विक ऊपर के साइड भी है, नीचे के साइड भी है, मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही मौजूद है। बट यहाँ पे जो है बायर्स ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए सेलर्स के प्रेशर के बावजूद बायर्स ने इसको ऊपर उठाया, ऊपर ले गए और उसके साथ ग्रीन में इसका जो है क्लोजिंग करा। तो यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बायर्स मौजूद हैं, भले ही आपको लग रहा है कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है। तो सवाल आता है अभी करना क्या चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये जो लेवल है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ पे सपोर्ट बना था, तो यहाँ पे ये फिर से सपोर्ट बन सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हो यार ये तो लेवल तो ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये लेवल जो ब्रेक हुआ था, अब समझो इस चीज को, ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, तो वो क्यों ब्रेक हुआ, मार्केट में नेगेटिविटी की वजह से ब्रेक हुआ। और यहाँ पे जो बायर्स मौजूद थे, ठीक है, उन्होंने नेगेटिविटी को देख करके थोड़ा सा वो नीचे आ गए और यहाँ पे वो बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो है आप देखोगे तो इसके ऊपर वो लेकर के गए, मतलब क्या कि इस जोन के आसपास बायर्स मौजूद है जो इसको पुश कर रहे हैं और इस जोन के आसपास बायर्स मौजूद है, मतलब ये पूरा एरिया जो है बायर से भरा हुआ है अलग अलग लेवल पे। आप इस चीज को ऐसे समझो सिंपल वे में। और सवाल आता है अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, तो अपॉर्चुनिटी अभी है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट बना, वो वापस से ऐसे सपोर्ट बन करके वापस से ऊपर की साइड जा सकता है। और जा सकता है क्या, एक अच्छा मोमेंटम आएगा और जाएगा ये ऊपर के साइड। अब देखो एक और बात ये आती है कि अगर यहाँ से सेलिंग होती है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे सेलर्स भी मौजूद हैं, तो बिल्कुल मौजूद है, और अगर यहाँ पे हैवी सेलिंग होती है तो क्या, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत और सेलिंग होती है, मार्केट थोड़ा और नेगेटिव होता है, तो वापस ये नीचे आएगा, तो आपके लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको अराउंड इस लेवल के आसपास जो मूविंग एवरेज है 200 डेज का मूविंग एवरेज, इसके आसपास अगर आता है तो और भी अच्छी बात होगी। अगर ये इस जोन के आसपास आता है तो ये और भी अच्छी बात होगी, बट मुझे चांसेस कम लगता है कि ये इसी जोन पे आएगा। मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे जो है हल्का फुल्का रिजेक्शन मिल करके वापस ये नीचे आए, एंड वही जैसे मैंने कहा कि इसी के आसपास कंसोलिडेट करे, थोड़ा ऐसे इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर निकल जाए। बाकी ठीक है, अभी जिस प्राइस पे है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अच्छा लगता है। एंड अगर ये नीचे भी आता है तो मैंने आपको बता दिया और भी अच्छी बात होगी, बट नीचे आने के चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। और अगर नीचे आएगा या कुछ और होगा तो मैं अगेन आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी
एंड करते हैं इस टाइम पे वीडियो को। और जैसे मैंने कहा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको जो सही लगे, आपको एनालाइज करने के बाद जो अच्छा लगे आपको, वही आपको करना है। किसी तरह का कोई मेरे तरफ से रिकमेंडेशन, स्टॉक टिप या रिकमेंड कॉल टिप कुछ नहीं है। एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।